हमने देखा कि चार्ज का जो नेचर है वो क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज की वजह से बॉडी में क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगता है। अब इस फोर्स को डिटरमाइन किससे किया जाता है, इसको गवर्न कौन सा रूल करता है, तो बात करते हैं कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए, यानी बॉडीज के लिए अप्लाई नहीं करना है, मूविंग चार्जेस के लिए अप्लाई नहीं करना है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को डिटरमाइन करता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारे चार्जेस Q1 Q2 हैं तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा। अगर उनके बीच का डिस्टेंस R है तो फोर्स को लिखा जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। ये क्वेश्चन में काम आएगा जब भी हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखना हो, तो हमें हमेशा फोर्स जो है उनको जोड़ने वाली लाइन के ऊपर ही लगाना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो कूलम्स लॉ है ये एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जब आप Q1 बराबर 0 रखोगे तो आपके फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होगा। तीसरी बात यह है कि ये केवल स्टेशनरी चार्जेस पे लगता है, यानी कि मूविंग चार्जेस पे आप इसे नहीं लगा सकते। इसके अलावा हमें जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो ध्यान रखना है कि फर्मी मीटर में नहीं होना चाहिए, यानी 10⁻⁻15 या न्यूक्लियस का रेडियस, उस डिस्टेंस तक हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को हम हटाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें मिलता है K इन केस ऑफ एयर एंड वैक्यूम, और इस K का वैल्यू हम लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर ये मीडियम हो, एयर और वैक्यूम ना हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला बदल के हो जाएगा 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन r²। क्यों? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और यहाँ पर आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम लेना होगा, जिसको कि हम डिफाइन करते हैं ऐसे कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस गिव्स अस रिलेटिव परमिटिविटी। तो किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए आपके फॉर्मूले में यहाँ पर चेंज आता है जब आपका मीडियम चेंज होता है। इसके अलावा अगर आपके चार्जेस वही हैं, बीच का डिस्टेंस वही है, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीडियम का चेंज आपका यहां पर रिफ्लेक्ट होता है। K का वैल्यू हम लेते हैं 9 × 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन r इन केस ऑफ मीडियम। यूनिट यहां पे आप देख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट जैसा मैंने बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम है, इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। यूनिट आप यहां पे देख सकते हो। एप्सिलॉन r के बारे में मैंने बताया, इसके अलग अलग नाम और होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोला जाता है। ध्यान रहे इस एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 ली जाती है एयर और वैक्यूम के लिए, और इनफाइनाइट ली जाती है कंडक्टर्स के लिए। अब कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए ताकि कूलम्स लॉ के सवालों में जब हमसे पूछा जाए तो हम फटाफट ऐसे सवालों के जवाब तो दे ही दें। यहाँ फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव कब होगा, जब आपके चार्जेस ऑपोजिट इन नेचर होंगे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, यानी उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। रिपल्सिव कब होंगे, जब उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव के केस में भी प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा ये टू बॉडी इंटरेक्शन है, इस पर दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट विल लीड अस टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर अगर Q1 प्लस Q2 का सम जो है वो कांस्टेंट है, और हमसे पूछा जाए कि फोर्स बिटवीन दैम मैक्सिमम कब होगा, यानी हमें कहा जाए कि एक बड़े चार्ज के हमने दो छोटे टुकड़े किए, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मैक्सिमम कब होगा, तो हम कहेंगे कि वो तब मैक्सिमम होगा जब उन दोनों टुकड़ों का चार्ज मेन चार्ज का हाफ हो, यानी सोर्स चार्ज का हाफ हो। इसके अलावा दो चार्जेस के बीच में जो मिनिमम फोर्स लग सकता है वो कितना लग सकता है, तो यहाँ पे सबसे छोटे चार्ज की कल्पना कीजिए। सबसे छोटा चार्ज कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो Q1 Q2 को अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए और डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मीटर ले ली जाए, तो हमें कूलम्स लॉ की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती है, दैट इज 2.303 × 10⁻28 न्यूटन। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के केस में दो चार्जेस के इंट्रैक्शन के बारे में बात करते समय बाकी चार्जेस की प्रेजेंस को नेग्लेक्ट करना है। इसमें फेमस क्वेश्चन बनते हैं हमारे इक्विलिब्रियम वाले। अब हम देखते हैं वैरायटी क्या होती है। तो देखिए यहाँ दो चार्जेस रखे गए, कैपिटल Q और NQ, यानी आपको दिए हुए क्वेश्चन में जो दो चार्जेस हैं उनके वैल्यू ऐसे होने चाहिए कि एक छोटा चार्ज हो और दूसरा चार्ज जो हो वो उस छोटे चार्ज का मल्टीपल हो।
यहाँ पे n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, यानी ये 1 कूलम है तो ये 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम कुछ भी हो सकता है, यानी मल्टीपल्स ऑफ 1 कूलम हो सकता है। यहाँ आपका Q और NQ यानी छोटा और बड़ा दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमें एक थर्ड चार्ज रखना है स्मॉल q, उसको हम कहाँ पर रखें कि इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए, जब हमें छोटे चार्ज के इक्विलिब्रियम का पता करना होता है तो हमें उस पर लगने वाले नेट फोर्स को जीरो करना होता है। हम मानते हैं कि छोटे चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना है x। ध्यान रहे यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया है वो छोटे चार्ज से डिस्टेंस लिखी गई है और यहाँ पे जो गिवन चार्जेस थे वो एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में थे, यानी एक छोटा चार्ज था और बड़ा चार्ज जो था वो उसका मल्टीपल था। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, x इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस रूट एन। यहाँ पे r दोनों चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस है, जो हमारे इनिशियली दो चार्जेस दिए गए थे उनके बीच का डिस्टेंस है, और n क्या है? तो n आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कि बड़ा चार्ज जो है वो छोटे चार्ज का कितना मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहां से हम x निकाल लेंगे, यानी q इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। ये केवल हमारे टेस्ट चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। अगर क्वेश्चन हमें कहता है कि पूरे सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि जो चार्ज रखा जाए वो कैसा होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका साइन क्या होना चाहिए। तो उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल q इक्वल टू माइनस एन क्यू अपॉन 1 प्लस रूट एन का होल स्क्वायर। यहां पे आपको क्या करना है? आपको यहां पे अपना जो चार्ज q था उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करना है। ध्यान रहे, जब आपको पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालनी हो कि q को कहां रखा जाए, छोटे q को कहां रखा जाए, तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करना है। जब आपको सिस्टम को स्टेबल करना है, सिस्टम का इक्विलिब्रियम निकालना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपको अपने गिवन चार्जेस जो हैं उसमें किसी भी एक चार्ज पर फोर्स जीरो करना है। जनरली हम छोटे चार्ज पर फोर्स जीरो करके यहाँ पे अपने थर्ड चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सारा केस जो मैंने डिस्कस किया है ये तब है जब आपके गिवन चार्जेस सेम नेचर के थे। आपने देखा कि आपका जो थर्ड चार्ज है वो ऑपोजिट नेचर का होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रह सकता है। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें आपके गिवन चार्जेस वही Q और NQ की फॉर्म में है लेकिन ऑपोजिट नेचर के हैं, यानी मैग्नीट्यूड जो है NQ का वो Q से बड़ा है लेकिन ये नेचर में ऑपोजिट है। तो उस केस में हमसे पूछा जाए कि हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए थर्ड चार्ज की वैल्यू क्या हो, तो जैसे मैंने ऊपर बताया आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर n बराबर 1 है तो फिर आपको ऐसे केस में कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी आपके जो गिवन चार्जेस थे वो आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट हों और फिर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो जवाब है कि ऐसी कोई पोजीशन आपको मिलने वाली नहीं है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज हैं कैपिटल Q और उनके बीच का डिस्टेंस है R। हमसे पूछा थर्ड चार्ज Q रखना है हमें उनको जोड़ने वाली लाइन पर, इस तरीके से कि तीनों चार्जेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें। तो हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा और इस पोजीशन, इस छोटे थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस Q की वैल्यू के लिए आपको अप्लाई करना है माइनस एन क्यू अपॉन 1 प्लस रूट एन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 आएगा, ये माइनस q 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मेक्स इट माइनस q अपॉन 4। फिर हमसे पूछा जाए पोजीशन, तो पोजीशन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, पोजीशन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा r अपॉन 1 प्लस रूट एन। तो यहाँ पे बीच का डिस्टेंस हमें r ही दिया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। n का वैल्यू हमने देखा कि 1 है, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया r/2। सो आंसर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड होगा q/4, साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा और पोजीशन होगी r/2। फिर इसी तरीके से अगले सवाल में हमें कहा गया है दो फ्री पॉइंट चार्जेस हैं 4e और e। यहाँ पे बीच का डिस्टेंस है a। हमसे पूछा है थर्ड पॉइंट चार्ज q को हम कहाँ रखें, इस तरीके से रखें कि एंटायर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इसके लिए मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ q हमसे पूछा गया है। तो वंस अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे q वाला, जिसकी वैल्यू है q बराबर माइनस एन क्यू अपॉन 1 प्लस रूट एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या दिया है? q तो हमें दिया है e और NQ हमें दिया है 4e।
यानी n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, r का वैल्यू हमें दिया हुआ है a। खैर हमें स्मॉल q का वैल्यू बताना है तो वो कितना हो जाएगा -4q अपॉन 1 प्लस रूट 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा -4q अपॉन 9, क्योंकि रूट 4 हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड कितना आया 4q/9। साइन की बात की जाए तो कैसा आया नेगेटिव। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।